चलो स्टार्ट। सारा एंड तारा वर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 23 वर 6 लाख एंड 4 लाख। क्या पूछा है? इंटरेस्ट अलाउड ऑन तारास कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा है। उसने 1 लाख रुपीस विड्रॉ किया था ऑन 1 अक्टूबर 23। तो तारा के कैपिटल की बात करो सिर्फ, तो 4 लाख था। 4 लाख 6 महीने तक के था। फिर 1 लाख विड्रॉ किया तो 3 लाख अगले 6 महीने तक के था। अब यहां पर हमको ये अज्यूम करना है कि दिस इज ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ये रहता है ना कि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगता है। अगर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है तो क्या हो जाएगा बताइए? 4 लाख इंटू 8% फॉर 6 मंथ्स प्लस 3 लाख इंटू 8% फॉर 6 मंथ्स, कितना हो गया बताएं? 28। 32,000 का आधा 16,000 और फिर 24,000 का आधा 12,000, 28,000। ओके। इनके इंस्ट्रक्शंस में एमसीक्यू के बारे में कुछ लिखा रहता है क्या? नहीं, मतलब वर्किंग नोट रिक्वायर्ड है क्या, ऐसा कुछ लिखा रहता है क्या? वो देख रहा हूँ। नहीं है ना? सीधा आंसर लिखो, ऑप्शन ए ₹28,000। ग्रेट। चलिए नेक्स्ट। Each partner carrying on the business of the firm is the principal as well as agent for all the other partners. True. ये पार्टनरशिप फर्म का ये बेसिक प्रिंसिपल है। There exists a relationship of mutual agency between all the partners. True. Mutual agency between all the partners. Yes, mutual agency उसी को बोलते हैं। It is the correct explanation. Good scoring. क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन है अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन पूछा है। ओके, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 90,000 शेयर्स पब्लिक के सब्सक्रिप्शन के लिए दिया था एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। एंटायर अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, मतलब 11 रुपए। 1 लाख शेयर्स के एप्लीकेशन मिले, 1 लाख इंटू 11 लाख। ये कोई क्वेश्चन हुआ क्या? बढ़िया, 1 मार्क मिल गया ना। समझा क्या? अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ओके, VX Limited issued this much debentures, discount of 10% at a certain rate of premium. Okay, लॉस टोटल डेबिट हुआ 4.5 लाख से और डिस्काउंट था 10%, तो 30,000 का 10 रुपए 3 लाख, तो डिस्काउंट का लॉस था, मतलब 1.5 लाख रुपए प्रीमियम का लॉस था। 1.5 लाख डिवाइड बाय 30,000, अच्छा 1.5 लाख टोटली पूछ रहे हैं। समझा क्या? टोटल लॉस इज 4.5 lakh. Total loss is 4.5 lakh and therefore this loss is 4.5 lakh minus 3 lakh. मैच हुआ कि नहीं? अभी तक तो जम गया अपने को। Then necessary journal entry to show the effect. Karthik, Inder, Lalit were partners 4:3:2. Then they decided that 2:3:4 होगा। गुडविल का वैल्यू है 1,80,000। तो आप देखो इसका तो कुछ चेंज नहीं होगा। इंदर का कौन गेन कर रहा है? ललित, उसका शेयर बढ़ रहा है कितने से? 2/9 से, और उतना ही कार्तिक सेक्रीफाइस कर रहा है। तो कार्तिक को 1,80,000 का 2/9 क्रेडिट करना पड़ेगा और ललित को 1,80,000 का 2/9 डेबिट करना पड़ेगा, विच अमाउंट्स टू 40,000। जमा क्या? इसमें भी ऑप्शन है। दिस इज गुड। निधि, प्रणव एंड इशू वर पार्टनर्स। द नेसेसरी जर्नल एंट्री वुड बी, तो वैसा ही है 5:4:1, 4:1:5 कर दिया। डेबिट बैलेंस इन P&L अकाउंट, तो डेबिट बैलेंस है तो लॉस है। जो आप सिंपल सोच सकते हो, डेबिट इन ओल्ड रेशियो, क्रेडिट इन न्यू रेशियो, वैसे सोच सकते हो 4 लाख का। या ऐसा भी देख सकते हो 5, इसका शेयर, देखो मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं, आपको नहीं समझ आया तो बोल देना, रेगुलर वे से लिख के दे दूंगा। निधि का शेयर कम हो रहा है 1/10 से, लॉस में शेयर कम हो रहा है, तो मतलब निधि को फायदा हो गया, तो अभी उसको डेबिट करो। या बेसिकली डेबिट हर बाय 5/10 एंड क्रेडिट हर बाय 4/10। सो डेबिट ज्यादा से होगा, 4 लाख के 1/10 से उसको डेबिट होगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। एक ही ऑप्शन है ना जिसमें निधि को 40,000 से डेबिट पड़ रहा है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। हाँ जी,
नहीं, जर्नल एंट्री टू शो द इफेक्ट, हाँ डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, यू आर करेक्ट, यस डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो पीएनएल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट और तीनों पार्टनर्स को कर देंगे डेबिट, 5:4:1, ये करेक्ट, ये करेक्ट है, बिल्कुल सही। गुडविल हम लोग रेज नहीं करते हैं, लेकिन पीएनएल का जो बैलेंस है वो तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अनलेस इट इज मेंशन्ड कि इट इज टू बी कंटिन्यूड। तो यस, निधि वुड हैव गेन्ड 40,000, बट आपको निधि को डेबिट नहीं करना है, वो बोला रहता तो ऑप्शन डी करेक्ट है, बिल्कुल सही जवाब। देन मोक्ष एंड प्राण, क्या पूछा है? गुडविल ऑफ द फर्म ऑन तुषार एडमिशन, सो दिस सीम्स टू बी अ केस ऑफ हिडन गुडविल, सीम्स टू बी। देखते हैं, उनका ओरिजिनल कैपिटल था 5 लाख प्लस 3 लाख बोले तो 8 लाख। तुषार को लाया 1/4 शेयर से, तुषार ब्रॉट 4 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। ओके, सो इनका एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना था? 8 लाख। तुषार ने 4 लाख लाया 1/4 के लिए, सो टोटल कैपिटल कितना हो गया? टोटल कैपिटल हो गया, नहीं 4 लाख के बेसिस पे इंक्लूडिंग गुडविल शुड बी 4 लाख इंटू 4/1, 16 लाख। टोटल वर्थ ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल आफ्टर हिज बैलेंस, 5 + 3 + 4, 5 + 3 + 4 कितना हो गया? 12 लाख। सो दिस विल बी ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म पूछा ना, तो फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी? ₹4 लाख। देन money received in advance from the shareholders before it is actually called up by the directors. Okay, it is called as calls in advance. So it is credited or debited? Credited to calls in advance account, debited to cash bank account, credited to calls in advance account. ये कुछ कुछ क्वेश्चंस जो एकदम बच्चे बिल्कुल ही नहीं कम पढ़े हैं उनके काम के रहते हैं, तो ताकि वो पासिंग मार्क्स तो सिक्योर कर ले। देन नेक्स्ट बताइए, debentures in respect of which all details including names, addresses and particulars are entered in a register kept by the company are called as bearer debentures, मतलब जो भी होल्ड करता है उसके हो जाते हैं, उसमें कंपनी के पास में वो डिटेल्स नहीं रहती है। रिडीमेबल एंड सिक्योर्ड में उसका मीनिंग अलग रहता है, तो इट शुड बी रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। उसके लिए आपको डिबेंचर चैप्टर की थियोरी देखना पड़ेगा, उसमें आपको मिल जाएगा टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में। ओके, कंपनी उनका डिटेल्स मेंटेन करती है। या तो फिर दैट पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड एज पेड अप कैपिटल। जो पोर्शन मिल चुका है उसको क्या बोलते हैं बेटा? पेड अप कैपिटल। अंडरस्टैंडिंग? अभी देखो, कल तो मैं हूं नहीं, कल हम लोग कैंप में जा रहे हैं, उसके बाद में नेक्स्ट वीक नीरज सर ने आपके इसमें 2 क्लासेस मांगी है, 2-2 घंटे की। तो नेक्स्ट वीक फिर आपकी 24 को तो एग्जाम है, तो फिर ऐसा रहा तो फिर हम लोग ये रिमेनिंग पेपर जो है वो कोई और स्लॉट में आगे करेंगे, ठीक है? मतलब कि उसके बाद वाले वीक में आप लोगों के लिए पॉसिबल रहा तो आ जाना, नहीं तो फिर ऑनलाइन करना। बट अगर पूरा पेपर करना है तो फिर आई विल रिक्वायर इवन मोर क्लासेस, ठीक है? तो मे बी वी विल डू इट आफ्टर 25th को छुट्टी है, 26th 27th को कर लेंगे थोड़ा सा, है ना? उसके बाद कर लेंगे 27th को, अगेन आपका पेपर है ना, तो उसके बाद कर लेंगे। 28th को संडे है शायद, 28th को संडे, 29, 30, 31 ये 3 दिन पकड़ के अपन लोग कर सकते हैं, चलेगा आप लोगों को? तो पेपर की प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी साथ साथ में, तब तक के थोड़े से चैप्टर्स की पढ़ाई भी हो जाएगी। तो बट वी कैन कंप्लीट इट, क्लास में हम लोग सफिशिएंट टाइम ले लेके कर लेंगे कंप्लीट। क्लासेस तो नहीं होने वाली है क्योंकि आपकी टेस्ट ही टेस्ट शेड्यूल्ड है अलग अलग, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि जनवरी में क्लास हो ही नहीं सकती, अगर बचेगा तो जनवरी में शिफ्ट होगा, तो ऐसा कोई वो नहीं है। और इसलिए अभी रिवीजन भी हो रहा है, पेपर भी कर रहे हैं, और ये पेपर का पार्ट आपको लगता है कि सर हम थोड़ा पढ़ ले एक राउंड फिर करना है, तो वैसा। तो अभी के लिए मेरा टेंटेटिव प्लान है कि 29 से 31 दिसंबर का जो डेट है उसमें हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेंगे रिमेनिंग, चलेगा आप लोगों को? तो आप लोग ये खुद से भी अगर कर रहे हो तो ये छोड़ के बाकी चीजें करो, ये तो क्योंकि हम कर ही लेंगे साथ। चलिए, मिशा, सरिता एंड ईशा वर पार्टनर्स, 3:2:1 क्या लिखा है? दे डिसाइडेड दे विल शेयर प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, गेन और सैक्रिफाइस। तो देखिए किसको कोई चेंज नहीं होगा? सरिता को, क्योंकि उसका पहले भी 2/6 था, आगे भी 1/3 रहेगा। बट इसका मीशा का 3/6 से 2/6 हो जाएगा, तो मीशा इज सैक्रिफाइसिंग 1/6
and Isha is gaining 1/6, isn't it? So answer will be option A. Mostly A are answer beta. Then Sia, Tisha and Aryan were partners. 4:7:1. The firm closes its books on 31st March. Tisha died on 1st July. Sia and Aryan will acquire Tisha's share in which of the following ratio? In their ratio, in the ratio of 4:1. In the absence of any information, their old ratio among themselves becomes their gaining ratio. Correct? आई डोंट नो कौन सा सेट है ये जो ऑनलाइन में उन लोग ने डाउनलोड किया वो है. आपको मैंने भेजा ना सेट 1. कितने 3 सेट रहते हैं? अच्छा, आप लोगों को भेज दिया मैंने ये वाला ग्रुप में. बाकी के सेट के भी देख लेना अगर आपको मिल जाती इजीली. तो बुक्स में क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं, पूरा का पूरा पेपर चेंज नहीं होता है. जैसे व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द वेरियस मटेरियल्स इज कि कुछ कुछ 6 मार्क के क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं, शफल भी होती है सीक्वेंस, लेकिन कुछ क्वेश्चन से ऑल टुगेदर रिप्लेस हो जाते हैं. कुछ एडिशनल क्वेश्चंस रहेंगे सेट 2 और सेट 3 में, तो वो आप एक बार देख लेना. अनुज एंड कार्तिक वर पार्टनर्स इन अ फर्म. क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन अनुज ड्राइंग. ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूछा है एट 6% पर एनम. 5:4 का इनका रेशियो है. अनुज विड्रू 20,000 in the beginning of every alternate month starting from 1st April 2023 during the year ended 31st March 2024. ओके, एवरी ऑल्टरनेटिव मंथ लिखा है, ध्यान देना. मतलब फर्स्ट टाइम उसने 20,000 कब ड्रॉ किया होगा? 1 अप्रैल 23, उसके बाद 1 जून 23, फिर 1 अगस्त 23 एंड सो ऑन. और लास्ट ड्रॉइंग किया होगा अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, फेब. हर इवन मंथ में कर रहे हैं ना, तो अप टू 1 फेब 24. नाउ अगर आप नॉर्मली करना चाहो तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट डायरेक्टली करोगे तो आपको फॉर्मूला पता है, मैजिक फॉर्मूला. एवरेज आउटस्टैंडिंग पीरियड निकालना है आपको. फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इट इज 12 months, फ्रॉम द लास्ट इंस्टॉलमेंट इट इज 2 months. एवरेज आउटस्टैंडिंग पीरियड हो गया 12 + 2 upon 2, 7 months. टोटल अमाउंट विड्रॉन विल बी 20,000 into 6. तो 1,20,000 पे 6% 7 महीनों के लिए, यह आंसर हो जाएगा. समझा मैंने कौन सी तरीके से किया? ऐसा हमने कभी क्लास में नहीं किया कि एवरी ऑल्टरनेट मंथ विड्रॉ हो रहा है, बट एक पैटर्न है यहां पर, है ना. 12, 10, 8, 6, 4, 2. तो कितना आंसर आ रहा है? 4,200 आ रहे. ऑप्शन सी. देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन विशेष एंड मानिक बोला है. उन्होंने बोला है कि दे हैव ऑब्टेन्ड एक्वायर्ड अमित शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:3. तो 4/10 का आपको सिंपली बताओ क्या, इसको परसेंटेज में लेके चले जाओ, आपके लिए इजी हो जाएगा. क्योंकि 50, 40, 10 हो गया. 40 का 2:3 बांट दो. 40 डिवाइड बाय 5 8 होता है, तो 16 एंड 24 हो गया. देखो इसका 50 था, इसका 10 था. 40 का 2/5 मिला, मतलब 16 मिल गया, और इसको 24 मिल गया. तो कितना हो गया? 66:34. ये क्या पूछा है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 66:34. ये तो मैच नहीं हो रहा है ना. अच्छा, आई एम सो सॉरी. मानिक एक्वायर्ड, अमित रिटायर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? अच्छा हो गया, मैच नहीं हो रहा है ना, तो वापस तो भी देखेंगे. वो मतलब 10%, 10% 2/3 में लिया, तो इसको 4 मिल गया और इसको 6 मिल गया, तो 54. अच्छा, इसका 40 था. 54 एंड 46, दिस विल बी द न्यू रेशियो, मीन्स 27:23. मैंने थोड़ा अगेन नॉन ट्रेडिशनल मेथड से किया, परसेंटेज में ले जाके. आपको अगर एकदम रूटीन वे से करना है कर सकते हो. 1/10 का 2/5 इसको ऐड कर दो, और 1/10 का 3/5 मानिक को ऐड कर दो, चलेगा. देन अगले इसमें क्या पूछा है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सी आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि डू द एमसीक्यूज विद अ सेंस ऑफ लिटिल अर्जेंसी, बिकॉज हाँ गलती हो सकती है उसमें, लेकिन टाइम बचेगा. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप सही कर लोगे.
जैसे अभी क्या अर्जेंसी से करा था तो मैंने वर्ड टू वर्ड रीड नहीं किया. मोस्ट ऑफ द टीचर्स विल से कि एक एक वर्ड रीड करो, अच्छे से करो, मिस्टेक नहीं. बट पेपर में आपका टाइम बहुत बच जाता है, थोड़ा उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी. तो यहां पर क्या लिखा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा है एंड वर्षा रिटायर्ड बोला है, मैंने ये पढ़ लिया. सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हर शेयर, तो वर्षा का शेयर था 2/5, 2/5 का 1/3 उसने आर्यन को दिया, मतलब कि कितना होता है 2/15, और आर्यन का ऑलरेडी शेयर था 4/15 कि 6/15, 6/15, ऑलरेडी 6/15 था ना, तो आर्यन का न्यू शेयर हो गया 8/15. द न्यू रेशियो विल बी 8:7, क्योंकि निमित का तो रिमेनिंग रहेगा. ऑल्टरनेटिवली आप निमित का भी कैलकुलेट करो. 1/3 में 2/5 का 2/3 ऐड करो, मतलब कि 3/15 में आप 4/15 ऐड करो तो 7/15 आया. 8:7 आंसर आ रहा है. When the partners' capitals are fixed, drawings made by a partner are recorded on the debit side of a partner's current account, unless it is said to be drawings out of capital, जो कि स्पेसिफिकली मेंशन रहते. जनरली ड्राइंग्स आर कंसिडर्ड टू बी ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट. बराबर है. ड्राइंग तो क्रेडिट नहीं होता है पार्टनर को, ऑप्शन बढ़ाने के लिए सिर्फ बी और डी दिया है. देन तो अभी तक के ज्यादातर क्वेश्चंस तो पार्टनरशिप वाले दिख रहे थे मुझे. अभी आए हैं शेयर्स वाला एक क्वेश्चन आ गया. मिनिमम अमाउंट दैट द कंपनी मस्ट कलेक्ट एट द टाइम ऑफ री इश्यू ऑफ शेयर्स, मींस मैक्सिमम डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितना मिनिमम री इश्यू प्राइस रहेगा. ध्यान से देखो, 4,000 shares of 10 each were forfeited for non-payment of second and final call of 2, मतलब 8 रुपए तो मिल चुका है, मीन्स मैक्सिमम डिस्काउंट कैन बी 8, सो मिनिमम कलेक्शन शुड बी 2. 4,000 इंटू 2, 8,000. जितना पैसा नहीं मिला था उतना अभी मिनिमम उतना तो लेना चाहिए. देन हिंदी में करने जाएंगे तो अपने को ही शर्म आ जाएगी, है ना, जबकि अपनी फर्स्ट लैंग्वेज तो हिंदी है जन्म लेने के बाद मोस्ट ऑफ अस. चलो जानो दो. ऑन 1 अप्रैल वीबी लिमिटेड इशूड 20,000. इनफैक्ट अच्छा है ना, किसी को इंग्लिश का इंटरप्रिटेशन नहीं समझ रहा तो जाके हिंदी वाला पढ़ लेगा. अरे बाप रे, सेवा निवृत्त हो गई, ये तो और नहीं समझेगा भाई. फर्म के साझेदार थे, चलो ठीक है, वही क्वेश्चन रहेगा ना हिंदी में भी. बहुत बढ़िया. चलिए बताइए, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पूछ रहे हैं. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू, डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द इशू प्राइस. तो 20,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 each at a discount of 10% redeemable at a premium does not matter. 1 अप्रैल को इशू किया है तो 20,000 के 20,000 डिबेंचर्स है, 100 रुपए का है, उस पे 13% साल भर का देना है, इंटू 12/12, 100 कट गया. 20,000 इंटू 13, 2,60,000. समझा क्या? कभी कभी मंथ्स अलग रहते तो ध्यान देना है. देन बताइए क्या लिखा है. डेटर्स ऑफ 8,000 प्रूव्ड बैड, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर्स वाज, ओके. फर्म हैड डेटर्स ऑफ 60,000, प्रोविजन ऑफ 3,000, डेटर्स ऑफ 8,000 प्रूव्ड बैड एंड फुल अमाउंट वाज रियलाइज्ड. तो 60,000 में से 8,000 बैड हो गए, बाकी का आपको पूरा मिल गया. प्रोविजन तो सिर्फ बुक, हमारे बुक में अकाउंट हमने बना के रखा है ना, तो वो कोई एक्चुअल को तो रिप्रेजेंट नहीं करता है. समझ रहे क्या? 60,000 में से 8,000 बैड हो गया, बाकी लोगों से पूरा पैसा मिला, तो सही है कि नहीं. देन द न्यू कैपिटल्स ऑफ अश्मित एंड रोहन विल बी, अश्मित वीना रोहन, अश्मित एंड रोहन का पूछ रहे. वीना इज रिटायरिंग 3:2:1. Balance Ashmit Veena Rohan showed a credit balance of 2,180,120 related to revaluation. Veena was paid in cash brought in by Ashmit and Rohan in such a way that their capitals were in proportion to their new profit sharing ratio. Fine. मतलब कि टोटल कैपिटल इतना ही रहने वाला है. कितना? 5 लाख. 5 लाख को आप 3:1 में बता दो. इनका फ्यूचर रेशियो चेंज हो रहा है ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं. 5 लाख को 3:1 में बता दो,
मतलब कि ऑप्शन ए 3.75 एंड 1.25। हो सकता है क्या 16 क्वेश्चन फास्ट अभी हमारे जितने जल्दी हुए हैं, लेट मी सी कितने मिनट में हुए हैं, 20 मिनट्स में 16 क्वेश्चन हो गए। तो जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 30 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस करना है, अनरियलिस्टिक नहीं है। देन थोड़ा सा 5 मिनट और एक्स्ट्रा लगेगा, बट ट्राई टू डू इट इन द टाइमली मैनर। वैल्यू ऑफ मशीनरी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट आफ्टर सम इज एडमिशन, हमेशा ये पढ़ो क्योंकि फिर ये कुछ कुछ चीजें काम की नहीं रहती हैं। रेशियो का क्या करना है, देखो बैलेंस शीट शोड मशीनरी एट 6 लाख रुपीज, इट वॉज फाउंड दैट मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। ऐसा क्वेश्चन इस साल के भी एसक्यूपी में देखा था अपन ने। मतलब करेक्ट वैल्यू अगर 100 है तो बुक वैल्यू 120 है। 6 लाख किसी फिगर का 120% है, तो 6 लाख किस फिगर का 120% है, 5 लाख का। 5 लाख का 120% 6 लाख, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। क्या करना है रेशियो से, समझ रहे क्या। तो ये 16 क्वेश्चंस तो हो गए। इफ यू गिव मी 5 more minutes वी कैन डू 4 more क्वेश्चंस। कौन से वाले, वो एमसीक्यूज पार्ट 2 के कर सकते हैं क्या। ओके तो कम टू पेज नंबर क्या है आप लोग के सामने, तो है नहीं कुछ। ये क्वेश्चन नंबर 27 से 30 चार ही है। बताइए, टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इंडिकेट्स द ट्रेंड एंड डायरेक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स। ट्रेंड एंड डायरेक्शन मतलब कि ईयर बाय ईयर क्या चेंज हो रहा है, इट शुड बी कंपैरेटिव एनालिसिस, इजंट इट। कॉमन साइज में आपको उसी ईयर का आपको टोटल में से कितना प्रोपोर्शन है दिखता है। ट्रेंड मतलब कि ओवर द ईयर्स, एंड दैट इज पॉसिबल इन कंपैरेटिव। और ratios for measuring the efficiency are called as turnover ratios। efficiency और turnover ratios बोलते हैं उसको हम लोग, बराबर। जिसमें हम लोग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, देन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कितने एफिशिएंटली हम काम कर रहे हैं। डेट इक्विटी रेशियो मींस लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी is 2.5:1, which of these will result in increase in this ratio। purchase of goods on credit no impact, payment to creditors no impact। समझ रहे हो कि दिमाग में, issue of debentures will increase the ratio because the numerator will increase without any change in the denominator। sale of furniture no impact। good, should be a passing question, मतलब बढ़िया। which of the following are operating activities for cash flow statement। cash payment to supplier, yes ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। मतलब अगर आप डायरेक्ट मेथड से करते थे तो डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अदर एंटरप्राइजेस, नो, दिस इज विच काइंड ऑफ एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नॉर्मली, अनलेस इट इज अ केस ऑफ फाइनेंसिंग कंपनी। कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी फीस कमीशन एंड अदर रेवेन्यूज, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। रॉयल्टी फीस मतलब भले ही ये हमारा मेन एक्टिविटी नहीं है। कैश रिपेमेंट्स ऑफ अमाउंट बोरोड, ये क्या रहेगा, फाइनेंसिंग। तो आंसर शुड बी ऑप्शन 1 and 3 मेरे हिसाब से। फिर क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा सा मिक्स चल रहा है क्या, हाँ 29 हो गया हमारा, 29A हो गया, ये B दिख रहा है, ये 29 का B दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, 3 मार्क का क्यों है, नहीं 1 ही मार्क का है। 29 का ही दूसरा ऑप्शन है ये, वो हिंदी वाला था गलती से। बताइए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, करेक्ट, ट्रू। देन पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ट्रू। स्टाफ सैलरी, receipt of interest and dividend will result in cash inflow from financing activities, false। इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है तो वो तो क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर मिलता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, ट्रू। एंड द लास्ट 1 mark क्वेश्चन हियर इज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल of long term assets and other investments not included in cash equivalents, correct, true। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स वगैरह खरीदते हो, या अदर इन्वेस्टमेंट्स जो कैश फ्लो कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट नहीं होता है, तो उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। ऐसा लग रहा है मैं ही कर रहा हूँ सॉल्व, आप लोग सोच रहे हो कि नहीं,
कैश पेमेंट्स टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग intangibles and capitalized research and development. Cash payment to acquire fixed asset including intangibles and capitalized research and development results into cash outflows from investing activities. True. तो ये intangible assets खरीद रहे हो चाहे tangible fixed assets खरीद रहे हो, it will be called as investing cash flow outflow. Both the statements are true. दोनों सच बोल रहे हैं. अगला वाला वो है 3 मार्क का. बताइए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मेजर हेड, बस मेजर हेड एंड सब हेड बताना है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टी प्लांट एंड, ये कहां पर होगा? नॉन करंट एसेट्स में. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, उसके अंदर में इंटेंजिबल एसेट्स. बहुत इजी पूछे तीनों. आउटस्टैंडिंग सैलरी ये होगा करंट लाइबिलिटीज में, अदर करंट लाइबिलिटीज. करेक्ट. वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज के अंदर में आ जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस. करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज में आता है ना फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल. सो हमने 20 + 3 23 मार्क्स का तो 80 में से कर लिया. अब रिमेनिंग आगे की क्लास में जब भी शेड्यूल होगा आप लोग के लिए पॉसिबल होगा तो आ जाना, नहीं तो फिर ऑनलाइन कर लेना. ठीक है, चलिए, थैंक यू.